बच्चों आज हम इस पांचवें पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे और ये भाग कहाँ था हम आइए जानते हैं। इसके पहले हमने ये जाना था कि विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसके अलावा हमने ये जाना था कि पत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और साहित्यिक पत्रों का क्या महत्व है। अगर ये पत्र ना होते तो आज हमें गांधी जी, इंदिरा गांधी या अन्य पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हमने की थी। इन सब के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में हमें जानने का अवसर नहीं मिलता। तो आइए शुरू करना है हमको यहाँ से महात्मा गांधी से। यहाँ से महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न है, उसको मैं पूछूं। पहले आपको बता दूं प्रशस्ति पत्र का क्या मतलब होता है। प्रशस्ति माने होता है प्रशंसा पत्र, यानी किसी की प्रशंसा यदि हमको करनी है पत्र के माध्यम से तो वो एक प्रमाण पत्र जैसा बना के दे दिया जाता है, वो प्रशस्ति पत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने समाज में सुधार के लिए बहुत अच्छे से कार्य किए, अब उसकी प्रशंसा की जानी है तो मुंह से तो प्रशंसा कर देंगे, लेकिन उस प्रशंसा का जो प्रमाण पत्र होगा वो प्रशस्ति पत्र कहा जाएगा, क्योंकि फ्रेम करा करके उसको दिया जाता है, फोटो खिंचवाई जाती है, प्रशस्ति पत्र कहलाता है। चलिए तो कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। निष्ठा पांडे, निष्ठा आवाज आ रही बेटा? निष्ठा आवाज आ रही है? अच्छा आप, हाँ आप बोलिए, माइक अनम्यूट करिए। यस सर। हाँ बेटा, ये बताना तुमको कि दुनिया भर से जो गांधी जी के नाम पत्र आते थे तो उनमें पता कुछ नहीं लिखा रहता था, केवल लिखा रहता था महात्मा गांधी इंडिया। तो क्या अगर हम भी अपना नाम लिख दें और इंडिया लिख दें तो क्या हमारे पास भी पत्र आ जाएंगे? अगर नहीं नो आएंगे तो सर। गांधी जी के पास क्यों आ जाते थे? सर वो महान व्यक्ति थे। महान व्यक्ति थे, यानी बहुत ज्यादा फेमस थे, दुनिया भर के लोग उनको जानते थे। और हमें तो कोई नहीं जानता, यस सर। हमें तो हमारे गांव में भी नहीं लोग जानते हैं पूरे, तो हमें कौन भेजेगा। बहुत अच्छा बेटा। अब देखते हैं और जानते हैं किसी से। प्रज्वल, प्रज्वल द्विवेदी। प्रज्वल आवाज आ रही है बेटा? चलिए कोई बात नहीं, किसी और से पूछते हैं। हाँ प्रज्वल, तुम्हें ये बताना है कि जब गांधी जी का हाथ दर्द करने लगता था लिखते लिखते, तो क्या वो पत्र लिखना बंद कर देते थे या फिर बाद में लिखते थे, क्या करते थे? सर वो दूसरे हाथ से पत्र लिखना चालू कर देते थे। अच्छा, ये बताओ क्या दूसरे हाथ से आदमी उसी तरीके से लिख सकता है जैसे पहले हाथ से लिख सकता है? सर अभ्यास किया जाए तो बिल्कुल लिख सकते हैं। गांधी जी को बहुत अभ्यास था दोनों हाथ से काम करने का। हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोगों ने अभ्यास नहीं किया हुआ है। बहुत अच्छा बेटा बताया तुमने।
अब आगे जानते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमके लिखे हो कहा, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत अनेक कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से सन 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसे बहुत से नए तथ्यों तथा और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। आगे पढ़ें तो यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये पत्रों का संग्रह है, यानी ये पुस्तक के रूप में छप चुके हैं, किताबें छप चुकी हैं। यानी सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन के बीच में जो पत्र लेखन हुआ करता था, ये बच्चन से मतलब हरिवंश राय बच्चन है, न कि अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, और इधर सुमित्रा नंदन पंत, ये भी बहुत प्रसिद्ध कवि थे। तो दोनों के बीच जो पत्रों का आदान प्रदान हुआ वो पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम एक पुस्तकें हुए। दूसरा, निराला के पत्र हमको लिखे हो कहा। निराला जी के पत्र जो लेखकों को मिले, उन्होंने इसका संग्रह किया। फिर दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उनकी भी एक पुस्तक थी पत्रों के आईने में। इसके अलावा कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी जो है अपने अन्य लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, यानी बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे अपने पत्रों से कि आप लोग लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, लिखिए, लिखते रहिए, कहानी लिखिए, उपन्यास लिखिए। प्रेमचंद को तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार थे। गोदान इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे बात करें अगर हम, तो नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र, टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि जिन्होंने जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान लिखा था, गांधी जी को आप सभी जानते हो, राष्ट्रपिता। ये दोनों महान व्यक्ति थे। 1915 से 1941 के बीच में अगर कोई पूछे कि भारत की 2 महान हस्तियों के नाम बताइए, तो गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी समाज सुधारक थे और रविन्द्रनाथ टैगोर मानवतावादी साहित्यकार थे। इन दोनों के बीच में जो पत्रों का आदान प्रदान हुआ, उनका भी संग्रह प्रकाशित हुआ, और इनसे हमको पता चला कि उस समय की भारत की राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक दशा कैसी थी, इन लोगों के विचार कैसे थे, ये सब हमको पता चल सकता है। आगे, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत ही पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है, ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार है। 1-2 नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के माध्यम से रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर के पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो कहने का मतलब, भारत का वो कोई हिस्सा नहीं है जहां तक पत्र ना पहुंचता हो, चाहे पहाड़ों की बात हो, चाहे समुद्र के तटों की बात हो, रेगिस्तान की बात हो, कोई भी दुर्गम जगह हो, हर जगह पत्र पहुंचते हैं। और कई बार तो कहा जाता है कि लोगों के घरों में चूल्हे जलते थे। कैसे चूल्हे जलते थे? डाकिये की वजह से, क्योंकि लोगों का मनी आर्डर लेके पहुंचता था।
आजकल पैसे बैंक खाते में आ जाते हैं ना, पहले बैंक खाते में आने का सिस्टम नहीं था। लोग कहीं दूर गए हैं तो अपने घर पैसा भेजने के लिए डाक से पैसे भेजते थे। तो डाक से जो पैसे भेजने का तरीका था वो मनी ऑर्डर के रूप में जाना जाता था। तो जैसे ही मनी ऑर्डर आता था तो घर के बच्चे और महिलाएं खुश हो जाते थे कि हमारे घर के मुखिया ने हमारे लिए पैसे भेजे हैं, और देवदूत बन जाता था डाकिया। देवदूत ही तो आदमी को खुशखबरी लेके आता है, तो डाकिया भी देवदूत की तरह आता था। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। चलिए, तो कुछ प्रश्न हो जाए, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो एक प्रश्न पूछे आयुष मिश्रा। आयुष मिश्रा, यस सर। हाँ बेटा, तुम्हें ये बताना है कि ये मनी ऑर्डर क्या होता है। सर डाकिया जो पैसे लेकर पहुंचता है उसे मनी ऑर्डर कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डाकिया जो पैसे लेके पहुंचता है मनी ऑर्डर कहते हैं। अच्छा, देखते हैं ज्ञानेंद्र, तुम बताओ बेटा, दुर्गम का मतलब क्या होता है। दुर्गम जंगल। सर हम दुर्गम, बताएं शुभ अग्रवाल। हाँ बोलिए बेटा। सर दुर्गम मतलब खतरनाक। दुर्गम, देखिए नाम से ही पता चलता है, दुर मतलब बुरा, गम माने जाना, जहां जाना बहुत ही बुरा हो या कठिन हो। तो दुर्गम का मतलब होता है जहां जाना कठिन हो। सुगम का मतलब जहां जाना सरल हो। और अगम्य का मतलब जहां जाया ही ना जा सके। ठीक है, तो ये हो गया दुर्गम, मतलब जहां जाना बहुत कठिन था, ऐसे जंगलों में भी पत्थर पहुंचते थे। हाँ स्वर्णिमा बेटा, तुम बताओ क्या बोलना चाहती हो। कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। ठीक, आगे हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। ध्यान से सुनिएगा। ये आयुष मिश्रा, तुम हिलना बंद करो या वीडियो बंद करो। ठीक से बेटा, हिल क्यों रहे हो तुम। हाँ, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस इसलिए नहीं दे सकते कि फोन और एसएमएस से हमें केवल सूचना मिलती है, उसमें एक सूचना का भाव रहता है, हमारे दिमाग में वो सूचनाएं प्रेषित होती हैं, दिल में नहीं उतरती हैं। लेकिन जो पत्र होता है, पत्र की सूचनाएं हृदय में उतर जाती हैं, दिल में उतर जाती हैं। और फोन या एसएमएस तो रोज ही आते रहते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो जो चीज रोज होती है वो उतनी प्रभावशाली नहीं होती है। जबकि पत्र तो महीनों में एक बार आता है, पत्र लिखने वाला सामने नहीं होता है, तो उस पत्र को पढ़ करके हम अपना मन को बहुत शांत कर सकते हैं, मन को तृप्ति मिल जाती है। और पत्र बहुत दिनों तक रखे रहते हैं, बाद में भी हम उनको संग्रह करके रख के पढ़ सकते हैं। और फोन या एसएमएस तो डिलीट हो जाते हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम बात कहें तो हम ये कह सकते हैं कि फोन और जो एसएमएस है वो हमारे दिमाग को सूचना देते हैं, और जबकि पत्र हमारे दिल और दिमाग दोनों को तृप्त करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोन और एसएमएस पत्र जैसा संतोष नहीं दे सकते। आगे, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। तो ये आप कर लेंगे किसको किस भाषा में कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग ढूंढ लेना इसको। दूसरा, जैसे खत उर्दू में है ना, इसी तरीके से पत्र संस्कृत में, तो ये आप ढूंढ लीजिएगा। आगे, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए। तो इसके लिए भारत के विद्यालयों में पाठ्यक्रम में पत्र लेखन शामिल किया गया, और विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक विश्व स्तरीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन सन 1972 में किया था। ये आप लिख सकते हैं, दो चीजें। आगे, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए।
तो पत्र धरोहर, धरोहर मतलब अमानत, उनको धरा जा सकता है, रखा जा सकता है। तो पत्रों का हम संग्रह कर सकते हैं, एक पुस्तक के रूप में छपवा भी सकते हैं और पीढ़ियों तक उसको रख सकते हैं। लेकिन एसएमएस को नहीं रख सकते क्योंकि एसएमएस मोबाइल में आते हैं और वो डिलीट भी हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एसएमएस छपवाने लायक नहीं होते, उनकी भाषा ही बड़ी अजीब होती है। कैसी कैसी भाषा लिखते हैं, जैसे YOU होता है ना इंग्लिश में, तो एसएमएस वाले केवल यू भर लिख देते हैं, है ना। और ARER होता है, लेकिन एसएमएस वाले केवल R लिख देते हैं। तो इस तरह की भाषा को छपवा के रखना सबके समझ में भी नहीं आता है, उचित भी नहीं है, और ये डिलीट हो जाते हैं। जैसे ही आप मोबाइल बदल देते हो ये गायब हो जाते हैं। तो एसएमएस को आप धरोहर के रूप में नहीं रख सकते, लेकिन पत्रों को आप रख सकते हैं। ठीक है। पांचवा, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ले सकते हैं? तो आप लिखेंगे इनकी जगह कभी नहीं ले सकते, क्योंकि चिट्ठियां हृदय को संतोष प्रदान करती हैं, हृदय को तृप्ति प्रदान करती हैं, दिल को ठंडक मिलती है। लेकिन फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ये केवल सूचना के माध्यम से केवल सूचनाएं मिलती हैं, मन को संतोष नहीं मिलता है। चलिए, तो किसी को कुछ पूछना है इसमें? कोई प्रश्न सर जाबू किस लैंग्वेज में कहा गया है? क्या? जाबू किस लैंग्वेज में सर पत्र को कहा गया है? देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, सब कुछ लिखा हुआ है और सब इसको अच्छी तरह से देख लें। ये यहाँ पर पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम और जाबू लेख ये कहा गया है। ठीक है। और तमिल में इसको कडिद कहा जाता है, ये कडिद। ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, जाबू जो है आपके तेलुगु का शब्द है, लेख भी तेलुगु का है, उत्तरम भी तेलुगु का है, तीन है। और तमिल में कडिद है और कन्नड़ में कागज है। ठीक। यस सर। और कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। सर ढाड़ियों मीन्स क्या होता है? ढाड़ियों का मतलब होता है वो जो रेगिस्तान के ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, उन टीलों को ढाड़ी कहते हैं। यस सर। हाँ। और कुछ? नो सर। चलिए ठीक है, तो इस 5 के प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास बंद करते हैं हम। ओके यस सर। सर। बाय एवरीवन। बाय सर।